नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है और इसे हम कौन कौन सी जगह यूज करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जॉब करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न होता है वो सेम होता है। ना तो ये वोल्टेज को बढ़ाता है और ना ही कम करता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये वोल्टेज को ना तो बढ़ाता है और ना ही कम करता है तो फिर हम इसे यूज क्यों करते हैं। अगर ऐसा कोई ट्रांसफार्मर होता भी है तो इसे हम कहाँ यूज करते हैं, या फिर हमें इलेक्ट्रिकल थ्योरी समझाने के लिए सिर्फ पढ़ाया ही जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर काफ़ी जगह यूज किया जाता है। इसको मेडिकल इक्विपमेंट में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपको देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मरीन इंजीनियरिंग, हाई एंड ऑडियो सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन और ऑयल एंड लिक्विड स्टोरेज टैंक में इसका यूज किया जाता है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को इन सभी जगह पर हम किस किस तरीके से यूज करते हैं और ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जनरली हम किसी भी ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो इनमें आपको दो तरह की वाइंडिंग देखने को मिलेगी, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग है वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहती है, यानी कि ये दोनों वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती हैं। जब हम ट्रांसफार्मर में पावर सप्लाई देते हैं तभी ये मैग्नेटिकली कनेक्ट होती है, यानी कि जब हम ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो होगा। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, फिर भी एक वाइंडिंग से इलेक्ट्रिकल पावर बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए दूसरी वाइंडिंग में फ्लो होता है, और इसी को हम गैल्वेनिक आइसोलेशन भी कहते हैं। अब इस गैल्वेनिक आइसोलेशन के कई फायदे हैं। ये हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से भी बचाता है, यानी कि सेकेंडरी साइड में आप लाइव वायर को टच भी कर लेंगे तब भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। दोस्तों, इसे सुनकर आप बिल्कुल चौंक गए होंगे कि ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि हम अपने घरों में अगर लाइव वायर को टच करेंगे तो डेफिनेटली हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। फिर यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सप्लाई भी तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आ रही है जहाँ से बाकी घरों में सप्लाई भेजी जा रही है। जैसा कि हमने समझा कि हर ट्रांसफार्मर में आपको गैल्वेनिक आइसोलेशन देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों और कैसे लगता है इसे समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल शॉक आपको तभी लगता है जब आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो होने वाला करंट सर्किट कंप्लीट करता है, और अगर आपकी बॉडी से करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक भी नहीं लगेगा। और करंट भी तभी फ्लो होगा जब आप लाइव वायर के साथ न्यूट्रल टच कर लेते हैं, या लाइव वायर के साथ आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट ग्राउंड को टच करता है, तो उस कंडीशन में करंट आपकी बॉडी से फ्लो होगा और ग्राउंड से होते हुए सर्किट कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड रहती है, और उसमें जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको ग्राउंड किया जाता है। और आप सभी लोग जानते ही हो कि ग्राउंड या अर्थ है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी कि जो अर्थ है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए गुड कंडक्टर माना जाता है। तो जो सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से कंप्लीट होता है, यहाँ भी ग्राउंड है और यहाँ हमारी बॉडी के थ्रू वापस ग्राउंड में जा रहा है, तो ये एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। और अगर इस न्यूट्रल पॉइंट का ग्राउंड नहीं करेंगे तो फिर आप लाइव वायर को टच करते हो तो आपकी बॉडी से करंट फ्लो नहीं होगा और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर सर्किट कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जहाँ से हमारे घरों में बिजली आ रही है वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड होना चाहिए, तभी करंट आपकी बॉडी से फ्लो होते हुए ग्राउंड से फ्लो होगा। और यही खासियत हमारे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की है, जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लगेगा। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दो डिफरेंट सर्किट है जो आपस में कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम हर जगह ऐसा क्यों नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को हम ग्राउंड क्यों कर देते हैं। तो दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को अगर ग्राउंड नहीं करेंगे तो फ्लोटिंग न्यूट्रल की समस्या आएगी, जिसकी वजह से आपको अपने घरों में वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि गैल्वेनिक आइसोलेशन का हमें बहुत फायदा मिलता है, इसलिए बहुत सी जगह पर हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं।
अब देखते हैं कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है इनको हम दोनों वाइंडिंग में सेम रखते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज को चेंज नहीं करना है। हमें सिर्फ गैल्वेनिक आइसोलेशन चाहिए, और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम 1/1 ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। 1/1 जो है वो टर्न ऑफ रेशियो को दर्शाता है। फिर इसको हम अपने एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हम ग्राउंड से कनेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहां असेंबलिंग के बाद डिवाइस को टेस्टिंग किया जाता है, या फिर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग वर्कशॉप में देखने को मिलेगा, जहां पर लाइव वायर को यूज करके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो वहां पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ इसके अंदर वाइंडिंग, इंडक्टर, इंडक्टेंस होता है, तो ये पावर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। ये ट्रांसफार्मर डिस्टोर्टेड वेवफॉर्म को भी स्मूथ करता है और नॉइस को रिमूव करता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सेपरेट है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत कम समय के लिए अगर करंट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है, जिसको ट्रांजिएंट वोल्टेज, ट्रांजिएंट करंट कहते हैं, तो वो भी आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में देखने को नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वोल्टेज स्पाइक और करंट स्पाइक को भी रिड्यूस करता है। कैसे कम करता है, इसके लिए आपको दो बातों को याद रखना है कि जो कंडक्टर है उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सडन करंट के चेंज को अपोज करता है। यानी कि अगर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा करंट अगर चेंज होने की कोशिश करता है, तो इसको इंडक्टर रोक लेता है, और जब रोकता है तो वो स्पाइक भी कम कर देता है। और दूसरा पॉइंट, जो इंडक्टर है वो करंट को रोकता है। जैसे रजिस्टर करंट को रोकता है, उसी तरह इंडक्टर जब करंट को रोकता है तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितना हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट होगा उसको उतना ही ज़्यादा रोकेगा, क्योंकि XL = 2πf/L होता है। तो यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी है और XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो यहाँ पर अगर F बढ़ेगा, जैसे कि 50 की जगह अगर 80, 100 या 150 होगा, तो XL भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट को रोकने की कोशिश करता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट की वजह से जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, जिसको हार्मोनिक भी कहा जाता है, वो नहीं होगा, और इसमें जो वेवफॉर्म है वो भी प्योर एंड नॉइस फ्री मिलेगी। तो आप ये सब कुछ मिलाकर ऐसा भी कह सकते हो कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, वेवफॉर्म में जो नॉइस होता है उसको रिमूव करता है। इसी वजह से हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को अक्सर मेडिकल इक्विपमेंट में यूज करते हैं, क्योंकि ये एक तो पावर क्वालिटी को तो इम्प्रूव करता ही है, साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल शॉक से भी बचाता है। और इसके अलावा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर साउंड सिस्टम में भी यूज होता है। जो म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी डिवाइस होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, और उसको हम AC पावर से चलाते हैं। तो वहाँ पर हमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसे ग्राउंड लूप कहते हैं। ग्राउंड लूप में अक्सर करंट एक डिवाइस से फ्लो होते हुए दूसरी डिवाइस में चला जाता है, तो एक ग्राउंड लूप का फॉर्मेशन बन जाता है, जिसकी वजह से स्पीकर में बजिंग साउंड सुनाई देना शुरू हो जाता है। अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो वहाँ पर भी ये बजिंग साउंड रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। तो हमारे सर्किट से ये जो एक्स्ट्रा अनवांटेड करंट फ्लो हो रहा है, इसको रोकने के लिए जब हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, तो जो दो डिवाइस के बीच लूप बन रहा है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर ये करंट फ्लो नहीं होगा तो जो बजिंग साउंड था वो भी आना बंद हो जाएगा और एक क्लियर आउटपुट मिलेगा। इसके अलावा ये आपको मरीन इलेक्ट्रॉनिक में भी देखने को मिलेगा। जहां पानी वाले जहाज पोर्ट में डॉक होता है, वहां पर हम शिप को बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, जिसे सौर पावर कहा जाता है, जो कि शिप के लिए एक्सटर्नल पावर होता है। तो वहां पर एक तरीके से गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब आप 11th क्लास की केमिस्ट्री बुक के पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 8 में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर दो इलेक्ट्रोड होता है, एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जब हम बाहर से एनोड और कैथोड टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इस एनोड को देखेंगे तो वो धीरे धीरे पतला होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एनोड से जो इलेक्ट्रॉन उठ उठ के कैथोड के पास जा रहे हैं, उसी प्रकार से शिप की मेटेलिक बॉडी है वो भी एनोड की तरह एक्ट करती है, और सौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है, और जो पानी है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। और जब हम शिप को बाहर से पावर सप्लाई देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो शिप की जो मेटेलिक बॉडी है उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम गैल्वेनिक कोरोजन भी कहते हैं।
अब ऐसा ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और जब हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि जो ग्राउंड लूप सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। वह मैग्नेटिकली तो कनेक्ट रहता है लेकिन इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हो जाता है। तो शिप में हम जो एसी पावर भेज रहे थे वो तो कंटिन्यू जाएगा, लेकिन रिटर्न में जो डीसी करंट फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करके शिप की बॉडी को गैल्वेनिक कोरोजन से रोक सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और इसे हम कहाँ यूज करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में बताई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।